आज हम लोग जो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूरा एक ओवरव्यू लेंगे। आप लोग जब किसी भी वर्क प्लेस पर काम करते हैं, किसी चाहे फैक्ट्री हो, कोई भी वर्क प्लेस, कंस्ट्रक्शन की कोई साइट हो या कोई माइंस की साइट हो, ट्रांसपोर्टेशन की कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, ऑयल एंड गैस का कोई प्लेटफॉर्म हो, रिग हो, कोई भी प्रोजेक्ट है अगर, या कोई भी वर्क प्लेस है, वहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। लोग बीमार पड़ते हैं काम करने की वजह से, बहुत लॉन्ग टर्म, काफ़ी महीनों तक, सालों तक काम करते हैं, तब भी बीमार पड़ जाते हैं। उनकी एक्टिविटीज इस तरह की होती हैं, एनवायरनमेंट इस तरह का होता है, बहुत सारी रीजंस होते हैं, या वर्क प्लेस में ऐसे हज़ार्ड्स होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे उसको चोट लगे, कभी ट्रिपिंग का मामला है, इलेक्ट्रिकल इशूज़ हैं, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स हैं, ये बहुत सारे इशूज़। तो सारे इशूज़ जो है हम आज कवर करेंगे कि इन सब को कैसे मैनेज करते हैं। आप जो सेफ्टी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मामला ये होता है कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो फील्ड में नॉर्मली 2-3 तरह के इशूज़ होते हैं। पहले तो वहाँ का मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक फील्ड का काम जिसमें क्रेन की, अगर कंस्ट्रक्शन है तो क्रेन, एक्सकेवेशन, कन्फाइंड स्पेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिफ्टिंग, रिगिंग, है ना, इलेक्ट्रिकल इशूज़। फिर एक और पार्ट होता है उसका रिपोर्टिंग, जो हमने उसको पहले डिस्कस कर लिया, अभी 2-3 दिन पहले उसको डिस्कस किया कि मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाना, डेली रिपोर्ट बनाना, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना, अलग अलग तरह की रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये बनाना। ये डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट है, एक आपका फील्ड का काम है, और एक टोटल मैनेजमेंट है। अब ये जो फील्ड में चीज़ें हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यूज और एक सेफ्टी इशूज, जिससे आपकी तबीयत खराब हो, बीमार पड़े, किसी भी तरह की इलनेस क्रिएट हो, वो सब सेफ्टी हेल्थ इशूज हैं। और जिसमें आपको चोट लगे, बॉडली इंजरी हो, इस तरह की चीज़ें हो, वो आपके सेफ्टी इशूज हैं। ठीक, ये तो एक जनरल ओवरव्यू। अब कुछ डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसको जब हम पढ़ेंगे या जब भी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे तो 2-4 डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए कि उसका क्या मतलब होता है। जैसे हेल्थ का क्या मतलब होता है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। ILO ने और WHO ने मिलकर ये डेफिनेशन दी थी 1950 में। ठीक, और लंबी डेफिनेशन है इसका, जो उन्होंने मेन बात बताई ना, उसका पूरा सार वही है ना। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब यही है। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? एक आदमी को फिजिकली फिट भी होना चाहिए, मेंटली फिट भी होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए, तभी वो एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। एक आदमी बहुत मोटा तगड़ा में है, लेकिन क्या बोलते हैं, आपको एकदम हेल्दी नहीं कहेंगे। आप जैसा सूखा हुआ आदमी, उसको भी नहीं कहेंगे हेल्दी, है ना। तो फिजिकली ठीक होना चाहिए, यानी बहुत मोटा भी नहीं और बहुत एकदम ऐसा भी नहीं। दूसरा मेंटली, जैसे हम लोग खुशी से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है ना, कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, किसी से मतलब नहीं है, खामोश। आपको नहीं भी कर रहा हूँ, मतलब कोई भी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी को भी आप हेल्दी नहीं कहेंगे, भाई खड़ूस टाइप का आदमी। आपको नहीं कर रहा, मैं इनको भी नहीं कर रहा हूँ। निशाउद्दीन अपने को नहीं समझ रहे ना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे तो सब लोग मिलजुल के हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्यों निजाम साहब, ठीक है ना, सही। ऐसे तीसरा क्या चीज़ था? फिजिकली, सोशली। सोशली तो ये है ना, देख ही रहे हैं, मतलब पढ़ाई भी हो रही है और हंसी मजाक भी हो रहा है, सीख भी रहे हैं कुछ, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को जो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसको हम हेल्दी कहते हैं। फिजिकली फिट भी हो, मेंटली फिट भी हो और सोशली भी बहुत एक्टिव हो, है ना। सोसाइटी में कुछ हुआ है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, मोहल्ले में थोड़े किसी भी ओकेजन में जा रहा है, उसमें बातचीत कर रहा है, ऐसे लोग को। तो हेल्थ का मतलब क्लियर हो गया। हेल्थ का मतलब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। उसके बाद सेफ्टी। सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है, समझाइए क्या मतलब है? उनको बोलने दीजिए, फिर आपको भी नंबर आएगा, ये खड़ों को बुलाएंगे आपको। जी बोलिए बोलिए। आज़ादी मिले,
फिर वो आपको जो है अभी मीडिया वाले टुकड़े टुकड़े जोड़ देंगे, आज़ादी मिले वो नहीं। देखिए क्लियर है, जिस काम को करने की आपको आज़ादी हो, जिसमें आप अपने आप को सेफ महसूस करें, वही सेफ्टी है ना। कोई भी काम जो आप नहीं करना चाहते हो या आपको लगता है कि इसको करेंगे तो हमको चोट लग जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो फिर वो सेफ नहीं हो। क्लियर हो रहा है? डेफिनेशन क्या बताई आपने? फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ हार्म, ऐसे किसी भी काम को न करने की आजादी जिससे आपको चोट लगने या इसमें आपको रिस्क महसूस होता हो, उसी को सेफ्टी कहते हैं। आपको वेल्डिंग करनी नहीं आती, हम आपसे कहें कि वेल्डिंग करिए और नहीं करेगा तो गोली मार देंगे या कंपनी से निकाल देंगे, फिर वो सेफ्टी नहीं हुई ना। आपको आता नहीं है, आप जबरदस्ती, चूंकि उसने बोला हुआ है, डर लग रहा है कंपनी से निकाल देंगे, तो आप कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे, उसी में एक्सीडेंट हो जाएगा। आप जब तक आप कॉन्फिडेंटली, वो एक लड़की जब मोहल्ले कभी बार आता है बाजार में, दो क्या बोलते हैं डंडे पे खड़े होकर रस्सी होती है, उस पर चलती रहती है, वो उस पर कंफर्टेबल है, उसको उस पर रिस्क महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इतनी इस लेवल की है कि उसके लिए वो बहुत आसान है, आपके लिए बहुत मुश्किल है। जो काम आप एक्सेप्टेबल, आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, जिसमें आपको रिस्क महसूस होता है ना, वो और उसको न करने की आज़ादी है, या आपको जो काम करना है उसी की आज़ादी है, तो ये आपको आता है ये करिए, इसको हम सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी इज फ्रीडम, आज़ादी किसी से आपको करने की या ना करने की, जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है उसको करने की, जिसके लिए आप ट्रेन है उसको करने की, जिसको आप करने में आपको कोई खतरा महसूस नहीं होता उसको करने की, और वो काम जो आप नहीं कर सकते हैं, जिसको आप उसके करने में आपको डर लगता है, आपको लगता है कि चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको ना करने की आज़ादी। तो फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ हार्म, जिससे आपको, ये मोटा मोटा सेफ्टी है। इन बातों को नोट कर ली होगी, बहुत सारी आपको बाद में भी काम आएंगे, समझाने में आपको आसानी होगी। फिर एक डेफिनेशन आती है हज़ार्ड वर्क हार्म, ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर नुकसान पहुंचाने की ताकत है। ये लाइट है, अभी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी दिखाई दे रही है, लेकिन यही लाइट एकदम आँख पे हो जाए, आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, तो ये हज़ार्ड हो जाएगी। आप गाड़ी चलाते हैं रात में कभी कभी, और कोई हाई बीम से चला रहा है, आपको दिखाई नहीं देता, वही लाइट जो आपको रोशनी जगह रास्ता दिखा रही है, सेव कर रही है, वही अगर सामने से पड़ जाए आँख के ऊपर, तो वो हज़ार्ड हो गया। एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल, उसको नुकसान पहुंचाने की ताकत उसके अंदर है। ठीक, आप काम कर रहे हैं बहुत क्या बोलते हैं स्पीड से, एक ग्राइंडर से काम कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको नुकसान पहुंच जाए, अगर गार्ड ना हो, हाथ से फिसल जाए, वो हज़ार्ड भी हो गया। उसी से काम आपका आसान भी हो रहा है, लेकिन उसको अगर अनसेफ तरीके से कर रहे हैं तो नुकसान। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दोनों चीज़ समझ लीजिए, एनीथिंग कोई भी चीज़, या एवरीथिंग हर वो चीज़ जिससे आपको नुकसान पहुंचने का खतरा है, उसे हम हज़ार्ड कहते हैं। हज़ार्ड इज क्या है? एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ताकत, उसके अंदर ये ताकत है कि आपको नुकसान पहुंचाए, उसे हम हज़ार्ड कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ये सब डेफिनेशन आपके एग्जाम में भी आ सकती है ना। हज़ार्ड हो गया, उसके बाद फिर क्या है? एक्सीडेंट बात कर लेते हैं। एक्सीडेंट किसे कहते हैं? Because an unwanted, unplanned event which result in damage of goods। ठीक, कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते नहीं हैं, जिसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं या आप नहीं हो पाती, और वो चीज हो जाती है, और होने की वजह से नुकसान भी होता है। हो जाती है, नुकसान नहीं होता, वो दूसरी कंडीशन है। An unwanted, unplanned event which result in harm, उसको नुकसान हो गया बॉडीली। एक्सीडेंट एक चीज थी इमरजेंसी, एक है नियर मिस। ये तीनों चीज जो है, इसमें कुछ चीजें कॉमन है। क्या क्या चीज? अनवांटेड, अनप्लैंड और
इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी आएंगे, मैं बताएंगे। चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे नियर मिस हो, चाहे इंसिडेंट कह लीजिए, आप वो भी जोड़ दीजिए। ठीक जी, हाँ तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ, हमको मालूम है कि आप सबको मालूम है बात, हम खाली ओवरव्यू ले रहे हैं, है ना। इनके कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट जो है ये इसको भी कह सकते हैं और नियर मिस को भी, और इसको भी कह सकते हैं। दोनों चीज इंसिडेंट हो सकती है ना, ये नहीं हो सकती, स्टेप पर टप नहीं होता। लास्ट स्टेप, यहाँ पे स्टेप कोई प्रोसीजर नहीं है, ये डेफिनेशन है। इंसिडेंट बहुत सी जगह पर, चाहे वो नियर मिस हो, चाहे वो डेंजरस अकरेंस हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे वो इल हेल्थ केस हो, सबको इंसिडेंट बोलते हैं। सडन रिलीज ऑफ गैस, आप बेहोश हो गए, इल हेल्थ क्रिएट हो गई अचानक, वो भी इंसिडेंट है। आप ऊपर से गिर गए, चोट लग गई, हाथ पैर टूट गया, वो भी इंसिडेंट है। आप बाल बाल बच गए, वो भी इंसिडेंट है ना। तो इंसिडेंट इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, और जो मैंने और बताया वो भी ठीक। लेकिन जब एक्सीडेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चोट लगी है, बॉडीली इंजरी है, ठीक। तो एन इंसिडेंट एन एक्सीडेंट कैन बी इंसिडेंट, बट एन इंसिडेंट मे नॉट बी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नियर मिस हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन नियर मिस इंसिडेंट जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हो, वो नियर मिस भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट इंसिडेंट बड़ी चीज़ है, उसके सारे पार्ट्स इस तरह समझ लीजिए। खासकर जब आप एक्सीडेंट बोलते हैं तो इसमें किसी न किसी चोट लगी होती है। जब इंसिडेंट नियर मिस बोलते हैं तो इसका मतलब चोट नहीं लगी है, कुछ हुआ तो है लेकिन चोट नहीं लगी, ठीक। तो अनवांटेड भी है, आप चाहते नहीं थे कि हो जाए, और अनप्लान्ड, आपने उसकी प्लानिंग भी नहीं की है। तो वो चीज़ अगर हो गई है और चोट लग गई तो एक्सीडेंट हो गया, ये चीज़ अगर हुई है और चोट नहीं लगी है तो नियर मिस हो गया, ठीक। और अगर क्या बोलते हैं ऐसी ये सब चीज़ हुई है और सिचुएशन क्रिएट हो गई तो इमरजेंसी हो गई, एन अनवांटेड अनप्लान्ड सिचुएशन, इट नीड इमीडिएट करेक्टिव एक्शन, ये हमारी इमरजेंसी हो गई। इमरजेंसी ये सब में ये वर्ड कॉमन है। अनवांटेड है, आप नहीं चाहते ये चीज़ हो, आपने, या वो अनप्लान्ड है, अचानक हो रही है, आपने उसकी प्लानिंग नहीं की, आपके दिमाग में भी नहीं आई बात हो और वो चीज़ हो गई, ये चीज़ इसमें कॉमन है। ये क्लियर है इसमें, ठीक है ना। ये डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा एक डेफिनेशन और भी आती है, कौन सी? रिस्क। है ना, ये इसका मतलब क्या होता है? likelihood multiplied by severity, likelihood multiplied by severity, इसका मतलब ये क्या, रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों। इसको लाइक्लीहुड बोल सकते हैं, चांस बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, है ना। और ये सीवियरिटी, किस लेवल का नुकसान होगा, बहुत लो लेवल का है, मीडियम लेवल का है, हाई लेवल का है, वेरी हाई लेवल का है, दोनों को जोड़ देंगे। इसके लिए हम नॉर्मली मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें एक तरफ लाइक्लीहुड पूरा लिखते हैं, एक तरफ सीवियरिटी लिखते हैं किसी भी इंसिडेंट को होने का, और उसमें फिर नंबरिंग कर देते हैं या कलर कोडिंग कर देते हैं, फिर आपस में क्रॉस उसको करके मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को, रो को और कॉलम को आपस में एक मैट्रिक्स डेवलप करते हैं। नॉर्मली वो इस तरह से आप बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे आपने लाइक्लीहुड लिख दिया, यहाँ पे आपने सीवियरिटी लिख दिया ना, 1 2 3 4 करके, और आपस में इसको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं इस तरह से, ये नंबर यहाँ लिखते चले जाते हैं। ये रिस्क, इसको कहते हैं रिस्क स्कोर। तो रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी। ये मोटी मोटी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन किया, डेफिनेशन क्लियर हो गई ना। अच्छा, एक चीज और, कुछ और एम्प्लॉयर किसे कहते हैं?
ये भी एक डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। कंपनी का मालिक जो लोगों को रोजगार देता हो, फैक्ट्री आपने खोली, आपने 10 आदमी को रख दिया काम करने के लिए, उसके बदले में, उनके काम के बदले में आप उनको पैसा देते हैं या कोई बेनिफिट देते हैं, तो ऐसे आदमी को हम एम्प्लॉयर कहते हैं। एम्प्लॉयर एक आदमी भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक। एम्प्लॉई काम करने वाले, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय हुआ कि एम्प्लॉयर हुआ, वो तो लोगों को रोजगार देता है। सीईओ की बात कर रहा हूं मैं, एमडी की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े लोग एम्प्लॉयर है ना, ठीक, वो एम्प्लॉय, चाहे वो, देखिए वो काम कर रहा है किसी के लिए, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। एम्प्लॉयर कंपनी का मालिक है, उसने अपने सिस्टम को काम करने के लिए आपने एक बड़ा आदमी रख दिया, ज्यादा सैलरी देता है उसको, ज्यादा क्वालिफाइड आदमी रखा हुआ है, लेकिन है वो उसमें एम्प्लॉय, एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरी मिलती है, कंपनी को नुकसान हो या फायदा वो अपनी सैलरी ले लेता है। तो चाहे वो एमडी हो, तो चाहे कोई मैनेजर हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, वो चाहे वर्कर हो, कोई भी हो, जिसको उसने हायर किया ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉयर हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया, दोनों में क्लियर आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंस है। ठीक। अब कुछ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ते हैं, किसी कंपनी को बनाते हैं, तो उसमें आपने पूरी साइट के लिए अपनी कंपनी बनाई, बनाने के लिए, तो आप एम्प्लॉयर हो गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसी के ऊपर बहुत सारी चीज बेस है आपके सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। आप कंपनी के मालिक हैं, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसमें बहुत सारे लोगों को रख दिए काम करने के लिए। अब हर आदमी का अपना अपना रोल है, एम्प्लॉयज का भी अपना रोल है, ठीक, और आपका भी रोल है। आपका रोल ये है लीगल रिक्वायरमेंट्स में, यानी लॉ ये कहता है कि अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो ऐसा नहीं कि आपने खाली कंपनी खोल दी और या ऑर्गेनाइजेशन बना दी और आप छुट्टी हो गई, उसके अंदर हर काम सेफ्टी के साथ हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। कोई ऐसी जगह ना हो उसमें जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए, कोई काम करने का तरीका ऐसा ना हो, कोई मशीनरी इक्विपमेंट ऐसा ना हो, कोई प्रोसीजर इस तरह का ना हो कि उसको इस्तेमाल करें या काम करें उससे तो एक्सीडेंट हो जाए। कोई मटेरियल इस तरह का आप अपनी वर्क प्लेस में नहीं लेके आएंगे जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, ऐसा जहरीला केमिकल जो रिलीज हो गया तो सब लोग बेहोश हो गए हमारे। तो एम्प्लॉयर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर आप ILO पढ़ेंगे या इवन कोई भी किसी भी कंट्री का लॉ पढ़ेंगे तो उसमें एम्प्लॉयर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसको पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? एम्प्लॉयर समझ आएगा ना, किसे कहते हैं? कंपनी का मालिक। shall be required to ensure so far as is reasonably practicable the workplace, यानी काम करने की जगह हुई, चाहे इसमें ऑफिस हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस अंडर देयर कंट्रोल आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंश्योर करना है कि जहां तक पॉसिबल है वर्क प्लेस, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, काम करने के जो तरीके हैं जितने भी इसमें प्रोसीजर्स होगा, अंडर देयर कंट्रोल, क्योंकि उसकी प्रीमिसेस में है, उसके कंट्रोल में है, शुड बी सेफ, आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की ये है, और इसमें तकरीबन सारी चीज कवर हो जाती है, हर जगह वही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। कुछ भी एक्सीडेंट हुआ किसी भी वजह से हो, क्योंकि उसको वर्क प्लेस, मशीनरी, प्रोसेस, इक्विपमेंट, सब कुछ। दूसरा क्या है? एम्प्लॉयर शैल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, केमिकल और employer shall be required to ensure that so far as is reasonably practicable chemical, physical and biological substances and agents under their control, दो केमिकल को मिलाकर तीसरा काम
केमिकल बना दिया आपने, या उसको वेस्ट बना उसका कुछ और, तो जो भी केमिकल हो, जिस तरह का भी, या बायोलॉजिकल मटेरियल हो, वायरस या कुछ इस तरह की चीज़ इसमें काम कर रहे हो आप, अगर उसके कंट्रोल जो उसके वर्क प्लेस में है वो सब सेफ होना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है। आपने एक लेबोरेटरी बना रखी है, आपने रिसर्च सेंटर बना रखा है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स लेके आते हैं, उसको मिलाते हैं, कुछ और करते हैं, या कुछ रिसर्च करने के लिए कुछ आप अलग अलग बायोलॉजिकल चीज़ें लेके आते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं। तो जो भी उसके रिजल्ट आने वाले होंगे आपको इंश्योर करना है कि कुछ गड़बड़ ना, किसी को नुकसान ना पहुँचे, वो जो साइंटिस्ट है उसको भी नुकसान ना पहुँचे और पब्लिक को नुकसान ना पहुँचे। उसके अलावा एम्प्लॉयर्स shall be required to provide where necessary adequate protective clothing and protective equipment, ठीक, so far as is practicable, ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके। हेलमेट पहनाना, जो भी पीपी होता है, ये सब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर किसे कहते हैं? बाकी जितने लोग हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप पे आपका ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अलग अलग लेवल है ना। इसके ऊपर कंपनी का ये जो एम्प्लॉयर है वो बैठा हुआ है। यहाँ पर टॉप पे उसने एक मैनेजिंग डायरेक्टर को या सीईओ को बैठाया हुआ है, जो सबसे सीनियर है और सब चीज़ जानता है। उसके बाद उसके अंडर में बहुत सारे मैनेजर्स हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसके अंडर में, हर मैनेजर के अंडर में बहुत सारे जो है एम्प्लॉइज हो गए और सुपरवाइजर्स हो गए, हर सुपरवाइजर के अंडर में वर्कर्स हो गए। तो इस तरह से ये पूरी, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक, यहाँ पे ये है, इसके अंडर में ये है, फिर इसके अंडर में भी बहुत सारे लोग हैं, फिर इसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वर्कर, चाहे इंजीनियर है, चाहे मैनेजर है। तो ये आपने एम्प्लॉय पढ़ लिया और एम्प्लॉयर भी पढ़ लिया, ये भी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो चीज़ें वो आपको समझ में आ गई। अगला टॉपिक हमारा इसमें है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ एक्सीडेंट ना हो, कोई बीमार ना पड़े, जो हमने पढ़ा इल हेल्थ, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, इमरजेंसी कुछ ना हो, तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सीधे आपसे भाई हम पूछते, अगर बोलते कि ट्रेनिंग देंगे, नहीं, लोगों को हम जो है ना चेक करते रहेंगे, यानी इंस्पेक्शन करते रहेंगे, नहीं, ये सब काम बात के। सबसे पहले आप एक अच्छा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये कौन करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, टॉप पे जो, क्या नाम इसका है, सीईओ या एमडी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा सिस्टम बनाए। पहले सिस्टम का मतलब एक सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं बहुत सारे सिस्टम के अंदर। सिस्टम किसे कहते हैं मानो आपको? सिस्टम का मतलब भारत, जो आपने बोला ना अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। सिस्टम का मतलब यही है, सेट ऑफ कंपोनेंट्स अलग अलग। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं समझाने की कोशिश करूँ एग्जांपल के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक, एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, वो फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई काम हो रहा है, वो पूरा एक डिपार्टमेंट संभाला है। एक डिपार्टमेंट है प्लानिंग कर रहा है खाली, है ना। एक डिपार्टमेंट है वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मार्केटिंग कर रहा है ना, यहाँ पे ऐड लगाया जाए, इस स्टॉल को बुलाया जाए, इसके थ्रू ऐड कराया जाए, जैसा इसका बजट है, या पोस्टर लगाया या पेपर के थ्रू पहुँचाया जाए, वो मार्केटिंग कर रहा है, अपने प्रोडक्ट की खासियत बता रहा है, मार्केट कर रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट है, तो लोग उस चीज़ को पहचान रहे हैं, मार्केट में पूछ रहे हैं, तो सेल्स वाले वहाँ पहुँचा दे रहे हैं कि भाई ये सामान बेचिए, इसमें तुमको प्रॉफिट मिलेगा। ये भी डिपार्टमेंट हो गया। अब काम करने के दौरान एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया है। एक डिपार्टमेंट काम की क्वालिटी, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो बार बार बिकेगा, और नहीं तो बेकार होगा, तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए आपने एक क्वालिटी डिपार्टमेंट बना दिया।
फिर एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें गाड़ियां हैं, आने सामान लाना ले जाना, सब दुनिया भर की चीज़ें। परचेज डिपार्टमेंट एक हो गया, इसमें कच्चा माल आएगा सस्ते सस्ता मिल जाए मार्केट से और बनाए आप। अब ये देखिए सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और सबका अपना अपना काम है। जब आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में जाएंगे सब सेफ्टी वाले ही होंगे, उसमें दूसरा नहीं होगा। और हर आदमी सेफ्टी क्वालिफिकेशन उसकी है, कोई कुछ किया, किसी ने कुछ किया, कहीं का एक्सपीरियंस है। वहाँ बैठेंगे तो आप खाली सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, सामान कैसे बनेगा। और यहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे हर आदमी सामान अपना जो भी प्रोडक्ट वहाँ बनाना है वो बना रहा है, उसको और किसी से मतलब नहीं है। अब किसी तरह से आज का टारगेट पूरा हो, जो टारगेट मिला हुआ है। मार्केट जब अब जाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो हर आदमी इस पर सोचा होगा कैसे कहाँ का मार्केट किया जाए। इस पर बैठ के आपस में सिर जोड़ के बैठे हैं कि इसको करना चाहिए, इस स्टॉक और ये राइजिंग स्टार है, इनको अभी ले लेंगे सस्ते में तो हमको सस्ते में भी हो जाएगा, आगे चल के बहुत अच्छा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो मार्केटिंग वाले कर रहे हैं। सेल्स वाले हर जगह कैसे पहुँचा जाए, हमारा सामान गाँव में भी मिले, शहर में भी मिले, सुपर मार्केट में भी मिले, उसके लिए वो लगे हुए हैं, कमीशन तैयार कर रहे हैं कि भाई इनको इतना कमीशन देंगे, ये तैयार हो जाएंगे लेने के लिए। क्वालिटी वाले जितने भी हैं वहाँ पर सब ये प्रोसीजर्स या सिस्टम बना रहे हैं कि उसमें खराबी ना आए। हर बार तो जब भी सामान बनेगा पहले वो लोग चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, इंश्योर करेंगे जो गड़बड़ होगा उसको हटा देंगे। इस तरह से हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, उसमें उसी तरह के लोग हैं, उस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उसी तरह का माहौल मिलेगा। लेकिन सबका टारगेट क्या है, उस सामान को बेचना। जब बिक जाएगा तो उसके बदले में पैसे मिलेंगे, तो उस पैसे से सबको सैलरी मिलेगी, है ना, बोनस मिलेगा या जो कुछ भी मिलेगा। तो सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हैं लेकिन टारगेट एक है, सिस्टम इसी पे। आपने बताया ना अभी, आपने किसने बताया था, पढ़ा था कि सेपरेट कंपोनेंट्स, सेपरेट एलिमेंट्स, सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट सब सिस्टम। उसको पूरे सिस्टम की जगह उसको डिपार्टमेंट की जगह उसको सब सिस्टम कर लीजिए। एक गाड़ी है, उसके अंदर चारों व्हील्स लगी हुई हैं और वो एक खास तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सिर्फ वो घूम रहा है बस। जब उसका जो डायरेक्शन देना स्टीयरिंग सिस्टम है वो उसको दाएं कर रहा है, बाएं कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। अब व्हील और स्टीयरिंग और ब्रेकिंग सिस्टम अलग है। जब भी उसको लगाते हैं तो आगे बढ़ जाता है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। तो जब आगे कर रहा है तो ब्रेक लग जा रहा है, दाएं लेफ्ट कर रहे हैं तो गाड़ी दाएं। अब सारे के सारे इंजन है, इंजन किसी को रन कर रहा है, किसी चीज़ से, शाफ्ट से लगा हुआ है, मोटर से लगा हुआ है, अलग अलग गियर से लगा हुआ है। फिर आपकी लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हर चीज़ को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो पूरा उसका नेटवर्क अलग है। उस गाड़ी के अंदर ही बहुत तरह के सिस्टम हैं। यूँ कह लीजिए कि इस मेन सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सब सिस्टम्स हैं या छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। सबका अपना काम है लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव या टारगेट एक है। गाड़ी रन करेगी तो उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी सेफली। कंपनी के सब डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना काम करेंगे इसलिए कि प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाए और पैसा मिले। सिस्टम का मतलब यही कि वेरियस कंपोनेंट्स और सिस्टम और सब सिस्टम टारगेटेड टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ये सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसे अब मैनेजमेंट कहते हैं। जितना अच्छा एफिशिएंसी से चलाएगा उतनी अच्छी गाड़ी चलेगी, उतनी अच्छी कंपनी चलेगी। जितना अच्छा सिस्टम होगा, मैनेजमेंट सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, उतना ही वो प्रोफिशिएंटली काम करेगा। एक कंपनी इंडिया में कोई खोलता है, कुछ दिन के बाद कोलैप्स हो जाती है। दूसरी कंपनी कोई आदमी बाहर खोलता है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो कौन कैसे हुआ वो? उन्होंने सिस्टम को सही तरह से मैनेज किया। जब मार्केटिंग पे फोकस करना है, मार्केटिंग पे फोकस किया। जब क्वालिटी पे फोकस करना है, बात समझ आ रही है आपको? सिस्टम का मतलब सेट ऑफ कंपोनेंट्स टारगेटेड और लिंक्ड टू अचीव अ कॉमन गोल। क्लियर? मैनेजमेंट इज मेकिंग द थिंग्स डन इन विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। दो अलग अलग सिस्टम हो गया एक, मैनेजमेंट गेटिंग द थिंग्स डन विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। काम पूरा करना है, जितने जो रिसोर्स है उसके हिसाब से उसको अचीव करना है। दो अलग अलग चीजें हैं, मैनेजमेंट अलग है, सिस्टम अलग है। ठीक, सिस्टम सेट ऑफ कंपोनेंट्स टारगेटेड टू अचीव कॉमन गोल, और मैनेजमेंट विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। जब ब्रेक लगाना है, कितना ब्रेक लगाना है, कितना ऑयल डालना है,
है ना, कितनी तेज भागना है, कब स्लो हो जाना है, सॉफ्टवेयर मैनेज करने के लिए। ठीक, तो मैनेजमेंट इज समथिंग एल्स, सिस्टम इज समथिंग एल्स। अब यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं तो हमको उस हेल्थ एंड सेफ्टी, अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी के मैनेज करने के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स हैं। सिस्टम हर चीज़ों को कैसे चलाया जाएगा इसको इंश्योर करता है। ठीक, अब आपने यहाँ पे टारगेट करना है सेफ्टी को, बाकी चीज़ें हम एक कंसर्न नहीं है कि प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है, सेफ्टी, सेफ्टी को मैनेज करना। अब बिल्डिंग पूरी बन जाए, एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हमको एक सिस्टम बनाना है। जब सिस्टम बनाते हैं वो सिस्टम सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सॉरी मैनेजमेंट सिस्टम पूरा। तो उसको मैनेज करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं कि यहाँ पे इंस्पेक्शन ज़्यादा करिए, यहाँ पे काम रोक दीजिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं और ट्रेनिंग दीजिए, ये आपका मैनेजमेंट है। उसके थ्रू वो सिस्टम चल रहा है। नया आदमी आ रहा है, आपको अभी सिस्टम बनाने के पहले वो इंडक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद किसको कौन सी ट्रेनिंग देनी है वो आपका मैनेजमेंट। आप डायरेक्टर साहब को हॉटवेयर की ट्रेनिंग देंगे, यूजलेस, क्योंकि उनका काम वो नहीं है, ना वो करेंगे, है ना। इंजीनियर साहब आए, उनको आप क्या बोलते हैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने लग जाएंगे, उनका काम फील्ड पे काम करना है, ऑफिस में बैठना नहीं है। तो हर आदमी को कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए इसको डिसाइड करना, ये मैनेजमेंट काम है। मैंने इस तरह से मैनेज किया जाता है। और जब आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो पहला काम आपको क्या है, आप एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि चीज़ों को स्मूथली रन किया जा सके, एक्सीडेंट ना हो उसी सिस्टम। उसके लिए पहला काम क्या करते हैं आप, जब आप अब मैनेजमेंट पे आए थे सीधे ना, मोटा मोटा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन भी समझ लीजिए। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज सेट ऑफ प्रोसीजर्स विच कन्वर्ट अनकंट्रोलेबल हजार्ड्स इनटू कंट्रोलेबल रिस्क। हजार्ड हमने पढ़ा था ना अभी टेक्निकल डेफिनेशन में आ रहा हूं मैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज सेट ऑफ प्रोसीजर्स विच कन्वर्ट अनकंट्रोलेबल हजार्ड्स इनटू कंट्रोलेबल रिस्क। हजार्ड जिससे आपको नुकसान पहुंचता है, ऐसे सारे अनकंट्रोलेबल हजार्ड्स को सेट ऑफ प्रोसीजर्स के थ्रू कंट्रोलेबल या एक्सेप्टेबल रिस्क पे ले आते हैं। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं थी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत था, एक्सीडेंट चोट लगने का खतरा था, अब आपने इस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उसको कंट्रोल लेवल पे ले आए या एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आए कि अभी हम मैनेज कर लेंगे। यही सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोला मैंने, सेट ऑफ प्रोसीजर्स, इस तरह इसको, ठीक, विच कन्वर्ट्स अनकंट्रोलेबल हजार्ड्स इनटू एक्सेप्टेबल रिस्क और कंट्रोलेबल रिस्क। यानी रिस्क मैट्रिक्स हमने बनाई थी ना, तो उसमें कुछ रिस्क को आप जीरो नहीं कर पाते। जब आपने मैट्रिक्स बनाई थी ना इस तरह से पूरा, तो उसमें जब आप लिखेंगे तो 1 से शुरुआत करेंगे, तो 1 तो रहेगा, यानी कम से कम एक मिनिमम रिस्क कभी खत्म नहीं कर सकते आप, उसको हम रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। जीरो नहीं कर पाते आप, बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल, प्लेन जाता है, प्लेन के अंदर बहुत कंट्रोल सिस्टम रहते हैं, उससे पहले बहुत सारे उसके इंस्पेक्शंस होते हैं, हर फ्लाइट से पहले उसको चेक किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि एक्सीडेंट होते भी नहीं, बहुत कम, रेयरली आपको साल 2 साल में कोई एक्सीडेंट सुनाई देता है प्लेन का, है ना। लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद होता है, मिनिमम है। रोड पे सैकड़ों लोग मरते हैं एक्सीडेंट्स पे, उसके मुकाबले में प्लेन में एक्सीडेंट नहीं होते, बहुत कम लोग मरते हैं। हर साल इंडिया में कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, मोर देन 50,000। हर घंटे में 17 लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स पे। ये तो रोड की ट्रैफिक की रियलिटी है, प्लेन में नहीं होता। तो इसका रिस्क लेवल मान लिया रोड का बहुत ज्यादा है, 1 से 10 के स्केल अगर करेंगे तो 10वें नंबर पे आ रहा है, और प्लेन वाला 1 नंबर पे आएगा,
है, जीरो नहीं है, वो सीन से गायब नहीं है। 5 साल बाद या 10 साल बाद भी, जैसे लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट है, 15 साल हो गया, आपने कभी नहीं सुना, अच्छी बात। लेकिन जब ओवरऑल देखते हैं इंडिया भर में एक्सीडेंट, 5 साल में आपको एक आधा इंसिडेंट नजर आ जाता है, यानी जीरो नहीं है, बहुत मिनिमम है, मिनिमाइज है, बट देर इज पॉसिबिलिटी। इसीलिए आप यहाँ पे जब रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं तो यहाँ पे जीरो नहीं डालते थे कि जीरो, हमने एक्सीडेंट को जीरो कर दिया, मिनिमाइज कर सकते हैं ना, एक्सट्रीमली मिनिमम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो पे हो सकता है, बट जीरो नहीं। तो हम इस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, सेट ऑफ प्रोसीजर्स which convert uncontrollable hazards into controllable risk. This is safety management system. अब सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ गई, ये काम कैसे करता है। इसमें आप सबसे पहले एक पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी जब आप बात करते हैं सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की, तो उसमें आप पहले कुछ ऐसे कमिटमेंट्स करते हैं, ऐसी बातें, ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि जो आपकी प्राइमली या फोकस चीज़ें होती हैं, जिसके जो आपकी आइडेंटिटी होती है। जैसे इंडिया की जब बात करते हैं, इंडिया को कैसे पहचाना जाता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पहचाना जाता है, उसके प्रेम्बल से, कि ये इंडिया है। इंडिया में और सऊदी अरब में या अमेरिका में या चाइना में, रशिया में क्या डिफरेंस है, उसके प्रियम्बल का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस है। कहीं मोनार्की है, कहीं कम्युनिज्म है, कहीं डेमोक्रेसी है। तो हमारी पहचान क्या है, हमारी डेमोक्रेसी, उसकी डिटेल कहाँ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई। रशिया क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी डिटेल, उसकी कैसे सिस्टम सारे चल रहे हैं, वो भी सिस्टम है, वो भी सिस्टम है, वो भी सिस्टम, सब जगह लोग काम कर रहे हैं, सब जगह लोग रहते हैं, हर तरह की चीज़ें हर जगह अवेलेबल है, लेकिन काम करने का तो सिस्टम इसका अलग है, उसका अलग है, उसका सबका अलग है। ठीक, तो जब हम किसी को पहचानने की बात करते हैं कि ये कंपनी का सेफ्टी का स्टैंडर्ड क्या है, या सेफ्टी के बारे में ये क्या सोचते हैं, तो हम पहले उसकी पॉलिसी की बात करते हैं। या आप कहते हैं कि हम सेफ्टी को क्या वैल्यू देंगे, बहुत ज़्यादा वैल्यू देना है या नहीं देना है, कैसे पहचानेंगे कि पॉलिसी कैसी है। उस पॉलिसी को पढ़ेंगे, उसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा, अच्छा इनका सेफ्टी का स्टैंडर्ड ये है, या सेफ्टी के बारे में ये समझते हैं, या सेफ्टी को इतनी वैल्यू देते हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, तो पहले सिस्टम जब बनाते हैं सेफ्टी सिस्टम, तो उसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं आप, पॉलिसी। पॉलिसी समझ लीजिए फाउंडेशन स्टोन, नींव की ईंट, फाउंडेशन स्टोन ये बोलते हैं ना, फाउंडेशन मतलब नींव। तो अगर नींव अच्छी होगी, फाउंडेशन अच्छी होगी, तो बिल्डिंग भी अच्छी होगी, मजबूत होगी। फाउंडेशन कमजोर होगी, बिल्डिंग भी कमजोर होगी, है ना। तो जब आप पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसके फाउंडेशन की बात करते हैं, यानी अब अगर सेफ्टी पॉलिसी है, तो उसकी सेफ्टी की नींव कैसी है, यानी यहाँ पर सेफ्टी का क्या कल्चर होगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी सेफ्टी के बारे में क्या सोचती है, या किस लेवल के स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलेगा सेफ्टी को। क्वालिटी पॉलिसी भी हो सकती है, उससे उसकी क्वालिटी का पता मिल जाएगा। हमारा कंसर्न यहाँ पर सेफ्टी पॉलिसी के बारे में है। सेफ्टी पॉलिसी, पॉलिसी मतलब फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोग यानी एम्प्लॉयर, आपके सारे मैनेजमेंट के लोग, वो सेफ्टी को क्या वैल्यू देते हैं। तो खाली वैल्यू देने का मामला नहीं है, फिर उसके हिसाब से बजट भी खर्च करेंगे। ऐसा तो नहीं कहा, आपने खाली पॉलिसी बना दी, तो पॉलिसी बनाने का मतलब कि यूँ समझ लीजिए मोटा मोटा पॉलिसी के फिर 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट्स। ये पहला पार्ट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। इंटेंशन, आपकी पॉलिसी, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में आपकी क्या इंटेंशन है, क्या समझते हैं पॉलिसी के बारे में, मेन फोकस पॉइंट क्या है, कितनी वैल्यू देते हैं। आप बोलते हैं ना मैंने कसम खा रही है, या मेरी बात, मेरी जबान है, नोट करके ये मैं लिख के दे रहा हूं, यानी आप अपनी वैल्यू दिखा रहे हैं कि मेरी जबान कितनी वैल्यूएबल है, मैं कितना ज़्यादा इस बात पे कंसर्न हूँ, कमिटेड हूँ। आपका कमिटमेंट, ये आपकी पॉलिसी हो। इसके बारे में जो लिखते हैं आप, वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हो जाएगा, या पॉलिसी स्टेटमेंट इसको कह सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप पॉलिसी बनाते हैं, जिसमें आप अपनी इंटेंशंस
बता देते हैं कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या समझते हैं, क्या वैल्यू देंगे। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट या पॉलिसी समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं तो उसकी पॉलिसी देखते हैं, पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है। हमने बताया पॉलिसी के अंदर कितने 3 पार्ट्स होते हैं ना। पहला पार्ट क्या है, इंटेंशन, ठीक। दूसरा पार्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बातें तो बड़ी बड़ी कह दी कि हम पॉलिसी हमारे लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, हम उसके लिए बहुत कमिटेड हैं, सेफ्टी के लिए हम बहुत बजट खर्च करेंगे, दुनिया भर की बातें बोली। लेकिन वो करेगा कौन? लिखने से तो काम चलेगा नहीं, कोई ना कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना उसके लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो यहाँ पे लिखते हैं। इस पॉलिसी को, स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, है ना, जो है ना, इसमें एमडी है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हैं इस तरह से। तो हर आदमी की का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पॉलिसी के, इस इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए। तभी तो हो पाएगी, वरना आप बड़ा बड़ा लिख दीजिए, करेगा कौन, कौन रिस्पॉन्सिबल? सर हम तो नहीं है, हमको तो नहीं मालूम, बेकार है फिर। तो जो आप कह रहे हैं उसको करने के लिए, अच्छा अब यहाँ पे एमडी खाली रिस्पॉन्सिबल है कि वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि सब हैं, ये आपके ऊपर है। आप कहते हैं नहीं एमडी साहब रिस्पॉन्सिबल, हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जाने फिर सेफ्टी के बारे में, हमको मतलब नहीं है। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कहती है कि नहीं, एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एमडी है, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट है, आपके सारे मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद फिर इंजीनियर सुपरवाइजर्स हैं, फिर वर्कर्स हैं। हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कर्स की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की पीपी पहन के आए वो, है ना। इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क प्लेस सेफ हो। ये जो पॉलिसी है ना, ये आपका एम्प्लॉयर जो होता है, ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके एम्प्लॉयर की, उसने कहा कि एमडी को हायर किया कि आप सबसे बड़े, आपको हम बहुत सैलरी देंगे, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमारी ले लीजिए। तो कहता ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब उसने, एमडी ने, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आ गई। इसने क्या किया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पास रखी, 1 2 3 मान लिया, बाकी चूंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी है, तो उसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नीचे डाल दी इसके मैनेजर्स को कि ये मैनेजर साहब हैं, ये सारा काम। यानी मान लिया इसने क्या किया, ये पॉलिसी हम बनाएंगे, उसके लिए बजट भी हम खर्च करेंगे, बजट हम देंगे, उसको चेक भी हम करेंगे, लोगों को कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम बताएंगे। ये मोटी मोटी बातें इसने अपने पास रख ली, ताकि बाकी आप चीज़ें यहाँ देख लीजिए। सेफ्टी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप कोशिश करिए। तो इसने कहा कि ठीक है, हम सिस्टम बनाएंगे, हम प्रोसीजर बनाएंगे, है ना, कि भाई हॉट वर्क होना है तो कैसे होगा, हर काम से पहले असेसमेंट होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। उसने ये सारा काम इसको दे दिया, काम इसका है, काम इसका है, लेकिन इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी, कुछ अपने पास रख ली, कुछ नीचे डाल दी। इसने क्या किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें भी इसने जो अपने हिसाब से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रख ली, और कुछ इसने अपने इंजीनियर्स को, सुपरवाइजर्स को दे दिया कि भाई वर्क प्लेस काम करने से पहले सेफ होना चाहिए, हर आदमी पीपी में होना चाहिए, हर आदमी ट्रेन होना चाहिए। इसने कहा कि ये सब तुम देखो। इसने भी कुछ काम किया कि ठीक है, हम कुछ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, कुछ अपने नीचे वर्कर्स को भी दे देते हैं। इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे तक चली गई, और हर आदमी, जब आपने उसको एम्प्लॉय किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसका हायर किया उसको, तो उसमें उसको लिख दिया कि आपका नाम ये है, आपका ये जो भी डिटेल्स हैं पर्सनल, प्लस आपकी हमारी कंपनी के अंदर ये पोजीशन होगी, ये डेजिग्नेशन होगी, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपका कारपेंटर है तो आपका ये भी काम है, प्लस हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी। कुछ जो भी काम करेंगे आपको सेफ्टी से करना होगा, ये होगा, ये होगा, वो भी इसमें लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में सब लिख देंगे। इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी को ऊपर से नीचे तक डाल देंगे। ये क्या है, आपकी पॉलिसी का सेकंड पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। तीसरा एक पार्ट और है, उसको हम कहते हैं ये वाला अरेंजमेंट। आपने पॉलिसी बनाई, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सबको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। अब उसके बाद मान लिया इसमें आपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया कि भाई मैनेजर साहब का ये काम है कि हाइट पे काम हो तो एक परमिट होना चाहिए। तो ये परमिट
कैसे बने, कौन बनाएगा? मैनेजर साहब के तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने कहा कि भाई ये मैनेजर की, इंजीनियर की, वर्कर की, सुपरवाइजर की, सबकी मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या आग न लगे, यहाँ एक्सटिंग्विशर कौन रखेगा, या कौन लेके आएगा कि यहाँ पे कहाँ पे एक्सटिंग्विशर चाहिए, किस टाइप का चाहिए, या रिस्क असेसमेंट कौन बनाएगा, या एक्सकेवेशन करने से पहले परमिट कौन लेगा, लाइटिंग कौन देखेगा, टूल इक्विपमेंट को कौन चेक करेगा। हर काम करने के लिए आपको कोई ना कोई आदमी चाहिए ना, यानी अरेंजमेंट आपका होना चाहिए। ये अरेंजमेंट भी, सारे काम को करने के लिए जितने भी चीजें हैं, इनको करने के लिए आपके पास अरेंजमेंट्स होने चाहिए। एक्सटिंग्विशर, आग न लगे इसके लिए हमने ये अरेंज किया हुआ है। पॉलिसी में बहुत सारी बातें आपने लिखी ना, उन सबको करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, प्लस अरेंजमेंट भी चाहिए ना। फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए तभी तो आग बुझाएंगे आप, प्लस ट्रेनिंग चाहिए, वो भी, उसको भी मतलब उसको फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए फायर ऑफिसर या फायरमैन या फायर वार्डन चाहिए। वो कैसे आएंगे, उनको ट्रेनिंग कौन देगा? तो ये सब चीज़ के अरेंजमेंट कौन करेगा, या क्या अरेंजमेंट है, ये भी पॉलिसी का पार्ट। काम करने से पहले उसका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, कौन करेगा? वर्कर तो नहीं कर पाएगा। तो आपने बातें तो बोली कि हमारे यहाँ सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, हम एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। कैसे? कोई अरेंजमेंट है आपके पास? हाँ, हमारे पास आदमी है ना, ये डेली इंस्पेक्शन करता है, कोई भी गड़बड़ होने से पहले हम उसको चेक कर लेते हैं। ये साहब हैं, ये काम से पहले जो है उसका असेसमेंट कर लेते हैं, रिस्क असेसमेंट। अरेंजमेंट है हमारे पास हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। इसके लिए एक आदमी रिस्पॉन्सिबल किया हुआ है, वो हर हफ्ते चेक करता है, हर महीने चेक करता है, उसको लॉग भी करता है, रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है। तो हर काम को करने के लिए अरेंजमेंट, ये भी पॉलिसी का पार्ट, तीसरा पार्ट। ये आपकी पॉलिसी होगी, ठीक। कोई क्वेश्चन इसमें पूछ लीजिए अगर है तो। ये आपका पॉलिसी हो गई। अब क्लियर है पॉलिसी के बारे में? पॉलिसी इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक। पॉलिसी के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट। इंटेंट क्या होती है? आपकी जो कसम खाते हैं आप, जो लिखते हैं आप, जो चाहते हैं, इंटेंशंस आपकी जो होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अरेंजमेंट्स में उन सारी चीज़ों को कैसे किया जाए उसके लिए अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट आगे भी हम बताएंगे इसको। पॉलिसी क्लियर हो गई। आपने पहले बताया ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, SMS, ये पढ़ लिया आपने। इसके अंदर आपने पहले बताया पॉलिसी हो गई। पॉलिसी हो गई। पॉलिसी के बाद देखिए, पॉलिसी के हमने 3 पार्ट पढ़े थे ना। ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट पॉलिसी है, दूसरा पार्ट फिर ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर ये सारी चीजें, तो ये बड़ा पार्ट है। इसमें अगेन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब शामिल हो जाएंगे। इसमें हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे, है ना, इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। यहाँ तो आपने एक मोटा मोटा आपने बता दिया कि भाई हर काम को करने के लिए हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इसमें MD है, ये है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे और हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखेंगे। बाद में ये ना हो कि हमको तो पता ही नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको बार बार लगा हुआ भी है हर जगह। प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आप जब साइन करते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें सब लिखा रहता है। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, देन प्लानिंग, ठीक। प्लानिंग क्या है? इसके बाद ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के सेफ्टी का सिस्टम क्या था? अलग अलग कंपोनेंट्स है ना जो लिंक हैं, ये वही, मतलब ये मान लिया जैसे हमने बताया था आपको, ये सिस्टम है।
सिस्टम कैसे सबसे मिलके बना हुआ है ना, इसका ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये क्वालिटी है, ये है, ये है। तो ये एसएमएस है, इसका ये पार्ट पॉलिसी हो गया, ये पार्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये फिर प्लानिंग हो गई। वही हम कर रहे हैं। आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी पॉलिसी हो, पॉलिसी के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हो पूरी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक अच्छा प्लान हो। प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान तो बहुत सुनते हैं, प्लान अच्छा नहीं है इसका बहुत। ये सब हमारे डेली इस्तेमाल होने वर्ड्स हैं, रोजाना इस्तेमाल करते हैं ना कि पॉलिसी अच्छी नहीं इसकी है, या सिस्टम इसका अच्छा नहीं है, प्लानिंग इसकी अच्छी नहीं है, ये सब हम रोज बोलते हैं, कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन मतलब कभी आपने ध्यान नहीं दिया इसका। जी, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, जब घर में शादी वादी होती है, मिल के सब बैठ के जब प्लानिंग करते हैं ना, तो क्या करते हैं बेसिकली वो? ठीक, लेकिन करते क्या उसमें? वो बात तो वही है ना, मोटा मोटा करते तो बहुत कुछ है। बेसिकली प्लानिंग करते हैं कि काम हो जाए बिना किसी मसले के। तो प्लानिंग का मतलब जितने भी हजार्ड, रिस्क, इस तरह की चीजें ना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए, इसी की प्लानिंग करते हैं। बारात आए कोई मसला ना हो, खाना अच्छा हो, गड़बड़ ना हो, टेंट अच्छा खूबसूरत हो, लोग खुश हो, हर जगह एक नेगेटिव पहलू है उसको कंट्रोल करने की प्लानिंग करते हैं। यही है ना प्लान का मतलब? कुछ भी गड़बड़ ना हो, जितने भी नेगेटिव इश्यूज हैं, हजार्ड्स हैं, इंसिडेंट होने के चांसेस हैं, उनको कैसे मिटिगेट किया जाए, मिटिगेट का मतलब कम करना या रिड्यूस किया जाए, इसी की प्लानिंग करते हैं। अब आप यहाँ हाइट पे काम हो रहा है, एक्सीडेंट ना हो, उसकी प्लानिंग। ठीक, इंसिडेंट हो गया, उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, उसकी प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब हर तरह के रिस्क को एसेस किया जाए और फिर कंट्रोल करने के तरीके बताए जाए, यही प्लानिंग। बात समझ आ रही ना? चुप के बैठे हैं आप, तो प्लानिंग क्या हुई? कोई भी काम कर रहे हैं उससे जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं उसको पहले एसेस किया जाए, अंदाजा किया जाए, और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि वो रिस्क क्रिएट ना हो पाए, इसी की प्लानिंग है। तो प्लानिंग फॉर every type of hazard and its control method, identifying any type of hazard and its control, ये प्लानिंग करना। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप हर चीज़ का रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसको करने के, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर्स बनाते हैं, परमिट टू वर्क डेवलप करते हैं, सेफ सिस्टम बनाते हैं, यही प्लान होता है। और उसमें सारे एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर लेते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट अगर है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी प्लानिंग क्या होगी, इसका क्या तरीका होगा, या हाइट पे से आदमी गिर ना जाए, इसका क्या तरीका होगा, वेल्डिंग करने के टाइम पे तो आग न लग जाए, कहीं फायर ना हो, हर चीज, हर हजार्ड को कैसे कंट्रोल किया जाए, यही प्लानिंग। सेट ऑफ इश्यूज, हजार्ड्स, कंट्रोल मेजर्स इज नोन एज प्लानिंग। क्लियर? मैं बहुत सिंपल वर्ड में बता रहा हूं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिस्टम समझ में आ जाएगा आपको। ओके, प्लानिंग हो गई। प्लानिंग के साथ एक साथ चीज जुड़ी होती है, प्रोसीजर्स। तो हर एक चीज जो आप यहाँ पे जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हजार्ड को, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम या एक प्रोसीजर बनाते हैं, लिख देते हैं उनको, ये फला वर्क एट हाइट कंट्रोल प्रोसीजर, एक्सकेवेशन प्रोसीजर, इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर्स। तो आपने हर चीज को लिख दिया खास तरीके से कि कैसे उसका काम को किया जाए। अभी हम क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंटिंग ना। इम्प्लीमेंटिंग का मतलब अब जितने भी आपने एक्टिविटीज़ करनी है, चाहे वो क्रेन की एक्टिविटी हो, चाहे मैं कंस्ट्रक्शन एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे इसमें लिफ्टिंग है, चाहे शिफ्टिंग है, चाहे व्हीकल मूवमेंट है, चाहे एक्सकेवेशन है, चाहे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है, चाहे मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है, मतलब जो भी एक्टिविटीज़, हर चीज़ के लिए आपने प्रोसीजर बना रखा है।
उसके हिसाब से अब आप काम, नया आदमी आया, प्रोसीजर है, इसको पहले काम पे नहीं लिया जाएगा, पहले इसको इंडक्शन दिया जाएगा, आपने प्रोसीजर बना रखा है। तो अब जो भी नया आदमी आ रहा है, चाहे आपकी साइट पे वो नया होना चाहिए, भले वो 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी साइट के कुछ इश्यूज या आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इश्यूज होंगे, उसको उसके बारे में बताना चाहिए, वहाँ की इमरजेंसीज के बारे में, वहाँ लोकल इश्यूज़ के बारे में, हज़ार्ड्स के बारे में, एवरीथिंग। 2 दिन 3 दिन का एक इंडक्शन प्रोसीजर बनाइए। तो इंडक्शन प्रोसीजर के अंदर आपने तो 3 पार्ट में मान लिया, डिवाइड कर लिया कि एक तो ये कि जनरल पॉलिसी के बारे में, वहाँ के हज़ार्ड्स के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में, उसके इमरजेंसीज के बारे में ये बता दिया पूरा है, ठीक। दूसरे दिन आपने जनरल वर्क प्लेस इशूज़ बता दिए, वर्क एट हाइट, कन्फाइंस, तो ये वो 2-3 जितनी भी चीज़ें हैं। अब इसमें जो लोग मैनेजमेंट के हैं उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, कुछ मालूमात चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल उससे जुड़े हुए हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए ट्रेनिंग चाहिए। जो कारपेंटर है उनको स्पेसिफिक कारपेंटर की ट्रेनिंग चाहिए, तो उस 3 दिन में इसको भी डाल दीजिए। फिजिकल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो इस 3 दिन में आप किसी भी आदमी को अपने वर्क प्लेस में कैसे काम किया जाएगा, इमरजेंसी को कैसे हैंडल किया जाएगा, हर एक चीज़ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। डिटेल ट्रेनिंग नहीं है, हर चीज़ का खाली इंट्रोडक्शन है, ताकि हर आदमी को वर्क प्लेस के तकरीबन सारे इशूज़ मालूम हो। मसलन मैनेजर साहब, और मैनेजर भी वो क्या बोलते हैं, फाइनेंस मैनेजर है, मान लीजिए साइट पे कम आते हैं, लेकिन कभी कभी आना जाना होता है, कुछ चीज़ को चेक करने के लिए, कुछ वेरीफाई करने के लिए आ रहे हैं वो, तो साइट की कुछ बेसिक चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए, जैसे फायर के बारे में, जैसे हाउसकीपिंग के बारे में, इमरजेंसीज के बारे में, पीपीई के बारे में, ये सब चीज़ें हैं तो सबको मालूम होनी चाहिए ना। हाइट पे जा रहे हैं अगर कुछ चेक करने के लिए, तो कम से कम वर्क एट हाइट की भी ट्रेनिंग हो, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वर्क एट हाइट इसमें इंक्लूडेड है। वो चाहे 1 फ्लोर पे जाएगा, लेकिन 1 फ्लोर तक वर्क एट हाइट इंक्लूड हो जाएगी। तो कुछ ऐसी ट्रेनिंग है जो कंपलसरी है, बेसिक है, वो सबको मालूम होनी चाहिए। वो सारी ट्रेनिंग आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कंपलसरी ट्रेनिंग फॉर एवरीबडी, है ना। अब चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, कुछ बेसिक यानी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वहाँ के कल्चर हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपने बता दिया। फिर उसके बाद अगले दिन आपने उनको वो ट्रेनिंग जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, फायर इमरजेंसी या फायर के बारे में, हाउसकीपिंग के बारे में, पीपीई के बारे में, वर्क एट हाइट के बारे में, हाउसकीपिंग के बारे में, इमरजेंसी के बारे में, ये सब आपने यहाँ पे बता दिया। तीसरे दिन आपने जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको लीडरशिप, सेफ्टी लीडरशिप के बारे में ट्रेनिंग दिया, जो कारपेंटर है उसको कारपेंटर की ट्रेनिंग। इस तरह से 3 दिन में आपने ये पूरा, ये बता रहा हूँ, एक इम्प्लीमेंटेशन, वो जो सिस्टम आपने बनाया है, प्रोसीजर बनाए हैं, नए आदमी को कैसे इंक्लूड किया जाएगा अपनी वर्क प्लेस पे काम करने से पहले, उसका एक तरीका आपने बना दिया। तो जब आपने काम शुरू किया, लोग आ रहे हैं, आपने उसका ट्रेनिंग, ये इस पर यहाँ से जाने के बाद फील्ड में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हॉट वर्क करना है, चाहे एक्सक्यूशन करना है, चाहे कन्फाइंस में काम करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से आदमी फील्ड पे जाएगा, कोई हॉट वर्क कर रहा है, कोई वर्क एट हाइट पे है, कोई कन्फाइंड स्पेस में है, कोई कुछ है, हर एक चीज़ का प्रोसीजर बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है। उसको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई, ठीक। इसके अलावा किसी को और स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, मान लिया क्रेन ऑपरेशन, तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी ऑप्शन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो बॉडीज़ हैं वहाँ पर जाएगा, वो क्रेन ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले लेगा। या जो मैन्युफैक्चरर्स की इक्विपमेंट को चलाने, मान लिया जेसीबी है या इस तरह की कोई क्या बोलते हैं वो सीजर लिफ्ट है, MEP WP के लिए, अब वो मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है वो ट्रेनिंग दे रहा है। तो सारी ट्रेनिंग यहाँ पर होने के बाद आप यहाँ पर इसको बुला रहे हैं और हर चीज़ को काम करने का तरीका उसको मालूम है। आपको इम्प्लीमेंटेशन होने लगा, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, जी, इम्प्लीमेंटिंग, ठीक। तो आपने जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था उसमें पॉलिसी थी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग। अभी चक्का पूरा घुमा नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ, ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया सारा चीज़ें, अब हर आदमी आ रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, सबके तरीके आपने बना रखे हैं, सबके प्रोसीजर बना रखे हैं, वो उस हिसाब से आपके वर्क प्लेस पे आ रहा है। लेकिन कभी होता क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, या कई बार कुछ कंपटीशन की वजह से कुछ लोग इल एलिमेंट्स घुसाते हैं,
कभी कुछ पॉलिटिकली या बिजनेस मोटिवेटिव भी लोग के अंदर आपके अंदर रहते हैं, या कई बार आपने वो जो प्लानिंग की थी जिसमें हज़ार्ड को असेस करने की कोशिश की थी वो आप ठीक से नहीं कर पाए, कहीं कमी रह गई, या कोई नया लॉ बदल गया, नया लॉ आ गया। अब इन सब चीज़ों की वजह से जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया था इसमें कुछ कमी आने लगी, चाहे टाइम गुजरता जा रहा है, लोग भूलते जा रहे हैं दिमाग से। तो जो भी वजह हो, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आप आने शुरू हो जाएंगे। लोग पीपी नहीं पहन रहे हैं, या सब कॉन्ट्रैक्टर आ गया उसको वो बहुत इग्नोर करता है चीज़ों, उसको लगता है पीपी खरीदने में उनको पैसा लगेगा, लेकिन आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो तो आपका इशू आगे सामने आ गया। तो जब इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर आप ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते रहते हैं कि जो आपने सिस्टम बनाया है पूरा ये मैनेजमेंट सिस्टम, लोग क्या उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, या कोई इंसिडेंट हुआ क्यों हुआ। यहाँ पर ये सब मॉनिटरिंग का पार्ट हो गया। काम चल रहा है उसमें आप मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग आप कैमरे के थ्रू कर सकते हैं, मॉनिटरिंग आप इंस्पेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर। कोई इंसिडेंट हो गया उसके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ये सब की सब चीज़ें। साइट विजिट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सेफ्टी टूर कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब तरीके हैं जो आप जो कमियां आ रही हैं आपके वर्क प्लेस पे उसको चेक करने का तरीका है। क्या बोलते हैं इसको हम, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग दो तरह की होती है फिर अगेन, एक्टिव और रिएक्टिव। एक्टिव मॉनिटरिंग उसको कहते हैं जो एक्सीडेंट होने से पहले होती है, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए आप इंस्पेक्शन करते हैं, साइट पे घूमते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, कुछ गड़बड़ होता है कौन उसको रोक देते हैं, उसको सही कर देते हैं, ये सब मॉनिटरिंग का पार्ट है। लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं हुआ उससे पहले आप सब करने लगे। हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ पॉजिटिव कल्चर होता है, वहाँ पर इस एक्टिव मॉनिटरिंग के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है ताकि एक्सीडेंट ना हो। कोई भी सिचुएशन आ रही है उससे पहले उसको अंदाजा कर लिया जाए, उसको चेक कर लिया जाए, उसको कंट्रोल कर लिया जाए, है ना। इसके लिए आप मैंने बताया ना इंस्पेक्शन की टेक्निक्स हैं। इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप साइट पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा ये तार क्यों बिखरा पड़ा है, यहाँ पर ये कुछ लटका हुआ है, यहाँ पे कील निकली हुई बाहर किसी को दस सकती है, सब क्या इंस्पेक्शन है ना। वर्क प्लेस का किस चाहे वो क्या बोलते हैं जो वर्कर्स हैं उनका, चाहे वो इक्विपमेंट्स हैं उनका, चाहे मटेरियल है उनका, हर चीज़ का इंस्पेक्शन करते हैं। कभी डेली करते हैं, कभी वीकली करते हैं, है ना, कभी एक ही चीज़ का डेली वीकली मंथली अलग अलग लेवल पे इंस्पेक्शन करते हैं। ये सारे के सारे ये एक्टिव या प्रोएक्टिव क्या बोलते हैं तरीके हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक हिस्ट्री है एक्सीडेंट की, आपने देखा कि पिछले 2 साल में हैंड इंजरीज बहुत हुई, तो एक्सीडेंट तो हो चुके हैं, लेकिन अब एक्सीडेंट तो आप रोकना चाहते हैं, तो आपने देखा हैंड इंजरी बहुत है। अब वो एक्सीडेंट चूंकि हो चुके हैं, अब जो आप तरीके अपना रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं ना कि पुराने एक्सीडेंट क्यों हुए, क्या रीजन बने, उसको दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये इन रिएक्शन टू समथिंग, एक्सीडेंट के रिएक्शन में आप चीज को चेक कर रहे हैं और फिर सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिएक्टिव मॉनिटरिंग टेक्निक हो गई। एक्सीडेंट हो गया, अब आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या वजह है वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी, अब उसको सुधार। तो ये क्या है, रिएक्टिव। एक्सीडेंट होने से पहले और एक्सीडेंट होने के बाद, एक्टिव टेक्निक, रिएक्टिव टेक्निक, लेकिन दोनों की दोनों मॉनिटरिंग टेक्निक्स। चेक करना सिस्टम में कहीं खराबी तो नहीं आ रही और कैसे उसको सही किया जाए, ठीक। ये तो एक पार्ट ये भी हो गया, ये क्लियर हो गया। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वरना सब पूरे चैप्टर से पूरा कोर्स है। इसी रिएक्टिव टेक्निक में आपका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन भी आता है, इंस्पेक्शन जो हम उस दिन कर रहे थे पूरा, तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। अब आपने सब चीज़ों पहचान लिया, कहाँ का गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है, करने के बाद फिर आपने क्या किया, एक और एलिमेंट आपने जोड़ दिया। क्या है, कुछ आइडिया है? पॉलिसी हो गई, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, नहीं इम्प्लीमेंट हो गया, ये तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। फिर ये आपने मॉनिटरिंग, देन ऑडिट, इवैल्यूएशन, यही है। मॉनिटरिंग के बाद आप उसको, हाँ इवैल्यूएशन के लिए आप बिल्कुल सही, इवैल्यूएट करना कि आप किस लेवल पे हैं, कहाँ कहाँ कमी है। जी ट्रेनिंग तो आपका प्लानिंग का हिस्सा हो गया,
तो प्लानिंग आपने जो भी अनसेफ काम हो रहा है या हो सकता है उससे पहले आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये आपका प्लान आपने कर लिया ऑलरेडी ना। ओके, फिर क्या बताया आपने? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करना मतलब नापना, चेक करना, देखना आपने पूरी पढ़ाई की, आप किस लेवल पे हैं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो अब इसी तरह से जितने भी चीज़ें आई हैं आप इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, 6 महीना, 2 महीना या 1 हफ्ता, 15 दिन, 2 महीना, जो भी हर लेवल पे आप इसको इवैल्यूएट करते चले जाते हैं कि भाई इवैल्यूएट कैसे करते हैं? मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में जो जो इश्यूज आ रहे हैं तो चेक कर रहे हैं कि हमने क्या टारगेट बना रखा था, क्यों, किस लेवल पे हैं, नाप रहे हैं इसको ना कि हम तो ये चाह रहे थे, हो ये रहा है, क्यों हो रहा है। इवैल्यूएशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका कि जब आप अगर इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो अपनी कमियां पहचान नहीं पाएंगे। इस इवैल्यूएशन के इसमें आप क्या करते हैं? सेफ्टी कमेटी बनाते हैं। वीक मान लीजिए सारे इंजीनियर्स की एक आपने सेफ्टी कमेटी बना दी, तो हर हफ्ते आपने हर हफ्ते मिलेंगे, बैठेंगे अपना इशूज़ के साथ, उसमें कुछ सेफ्टी वाले भी बैठ जाएंगे, कुछ 1-2 मैनेजर भी बैठ जाएंगे। वीकली उनको बैठना है, वर्क प्लेस पे जितने भी हज़ार्ड या जो भी इशूज़ हैं, एक्सीडेंट हुआ है, नियर मिस हुआ है, या कोई नया इशू क्रिएट हो रहा है, किसी कोई सब कॉन्ट्रैक्टर ने कोई नया इशू क्रिएट कर दिया है, जो कुछ भी है, या आने वाले टाइम पे कुछ और नए कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं या कुछ और काम होने वाला है, उसको तो उस सब चीज़ों को यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं, उसको हम कहते हैं सेफ्टी कमेटी। अब इसका शेड्यूल हो सकता है वीकली, मंथली। एक कमेटी आपने मान लिया मैनेजर्स की, वो हर महीने मिलते हैं बैठ के, तो सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स या जितने भी मैनेजर्स हैं, वो जो नीचे लेवल वाले जो है यानी जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मीटिंग की, बहुत सारी बातें उन्होंने नोट की, उसको करेक्ट किया, कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी एक लिमिट है डिसीजन लेने की। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट खरीदना चाह रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन है कि ये इक्विपमेंट खरीदा जाए या एक पीपी लिया जाए, लेकिन वो पीपी जब सबके लिए लेंगे तो बहुत बड़ा बजट है, वो डिसीजन वो नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक होना चाहिए, आपने इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके जो भी मीटिंग में हुई, इसको आमतौर पर हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं, हर एक चीज़ को जो मीटिंग में डिस्कस होता है उसमें लिख दिया जाता है। लिखने के बाद आपने जो सॉल्व कर सकते हैं कर दिया, जो सॉल्व नहीं कर पाए उसको आपने जो मंथली मीटिंग होने वाली है जिसमें मैनेजर्स लोग बैठते हैं सारे, वहाँ भेज दिया। तो मैनेजर्स लोग जो मीटिंग्स हुई हैं उनको भी चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या इशूज आए थे, सॉल्व हुए हैं नहीं हुए, और जो नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, फिर वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है उनके पास कुछ और भी इशूज हो, वो उसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपने सेकेंडरी लेवल की एक मीटिंग कर दी आपने एक। अच्छा, उसमें भी एहसास होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो सॉल्व कर दें, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो वो भी ना कर पाए, हो सकता है वो टॉप मैनेजमेंट का मामला हो, पॉलिसी इश्यूज हो, है ना, बड़े बजट के इश्यूज हो जो डिसीजन वो भी नहीं ले सकते, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे, है ना, तो उस लेवल की मीटिंग भी हो सकती है। ये सारी की सारी अलग अलग लेवल की मीटिंग्स हैं। ये सारी की सारी मीटिंग्स का मकसद क्या होता है? चीज़ों को इवेलुएट करना कि हम कहाँ हैं, हमने क्या टारगेट अचीव करना था, कहाँ पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो क्यों नहीं पहुंचे और क्या क्या रीजन है, उसको कैसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये हम इसको इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन करने के बाद ऑडिट, एक हमने पढ़ा था इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं हम? वर्क प्लेस पे जाके, इक्विपमेंट पे जाके लोगों से उनको चेक करते रहते हैं, जो आपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट आप चेक करते हैं कि ये चीज़ है कि नहीं है। मान लिया आप इंस्पेक्शन करने गए स्कैफोल्डिंग की, तो स्कैफोल्डिंग की कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। गार्डरेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, मिडल कितनी होनी चाहिए, टो बोर्ड कितनी होनी चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टाई कैसे होना चाहिए, हर एक चीज़। ठीक, अब आप जब इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड आपके सामने है, उसके अगेंस्ट आप चेक कर रहे हैं हर चीज़ को। जो चीज़ ऑब्जेक्शनेबल लग रही है, ये जो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही है, वो आपने कहा कि ये अनसेफ है या ऑब्जेक्शनेबल है या ये एज पर स्टैंडर्ड नहीं है ना, एनसीआर है, नॉन कन्फॉर्मेंस है। ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्शन। ऑडिट किसे कहते हैं? ऑडिट, ऑडिट जो है सिस्टमेटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम, जो आपने पढ़ा है ना, इसको चेक करना, इसको हम ऑडिट कहते हैं। साइट पे, वर्क प्लेस पे चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को, मटेरियल को, पीपल को, वर्क प्लेस को, इनको चेक करना, इसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी है पॉलिसी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं है, जो उनको दी गई हैं कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग आपने ठीक की है कि नहीं, जो प्लानिंग में सब लिखा हुआ है दुनिया भर की बातें वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका प्रूफ क्या है ना, इन्वेस्टिगेशन बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, हर एक चीज़ को सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो जो भी पार्ट हैं इन सबको चेक करना मतलब ऑडिट। ऑडिट इज द सिस्टमेटिक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। आपने बोला अपने इस प्लानिंग के अंदर कि हर हफ्ते मीटिंग होगी इंजीनियर्स की, साल भर में। अच्छा, ये ऑडिट रोज नहीं होता, 6 महीने पे साल भर पे होता है। इंटरनल ऑडिट हर महीने भी हो सकता है, लेकिन जो ऑडिट की बात हो रही है वो थर्ड पार्टी ऑडिट, यानी आपकी कंपनी के बाहर के आदमी, क्योंकि आपकी कंपनी में जितने भी लोग हैं वो तो अपनी तारीफ करेंगे, है कि नहीं, क्यों बुराई निकालेंगे आप। आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, आप बोलेंगे आपका काम चल रहा है सर, बहुत चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है। यहाँ गए, नहीं सर ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन आप देख रहे हैं साल भर में एक्सीडेंट भी हो जा रहा है, कोई तरक्की भी नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छा है तो अच्छा होना चाहिए ना, सब हो नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है जो हम और आप लोग नहीं बता पा रहे, क्योंकि अपनी कमी आप छुपाएंगे। आप रेगुलरली साइट विजिट नहीं कर रहे, नहीं हाँ सर हम करते हैं। आप मीटिंग अटेंड करते हैं, हाँ सर हम रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, फिर क्यों नहीं तरक्की हो रही है। ऑडिट में हम क्या पढ़ रहे थे अभी, आप एज एन एम्प्लॉयर, आप एज एन एमडी, सीईओ जो टॉप में है, उसका तो काम है तरक्की करना, आगे बढ़ना। वो इन सब तरीकों से समझ नहीं उसको आ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक्सीडेंट क्यों हो जा रहे हैं, या एक्सीडेंट में कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, ग्राफ की नीचे नहीं गिर रहा है, और अंदर के लोग आप बता नहीं पा रहे। तो आप क्या करते हैं, थर्ड पार्टी, बाहर का, कंपनी के बाहर का आदमी जो स्पेशलाइज है इसी काम में, ऑडिटर है। उस मान लिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर उसको बहुत साल का एक्सपीरियंस है, बहुत जगह का एक्सपीरियंस है, और वो यही काम ही करता है, कमियां निकालता है, उसको ऑडिटर कहते हैं ना, उसका कोर्स होता है पूरा। तो वो आपने नेट पे सर्च किया कि हमको अपने यहाँ ऑडिट कराना है, क्योंकि हमारे अंदर के लोग तो बता नहीं पा रहे हैं, तो हम किसी बाहर आदमी को बुलाते हैं। तो आपने सर्च किया कि हाँ फला कंपनी दिल्ली में है, यहाँ पे है, ये लोग ऑडिट करते हैं, उसके बदले पैसा लेते हैं। आपको तो अपनी कमियां दूर करनी है ना, तो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसके लिए ताकि हम उसको सही करके फिर आगे बढ़ें। अंदर के लोग बता नहीं पा रहे हैं, तो आपने उसको बाहर से उसको बोला कि भाई फला कंपनी है, आपने कॉल किया कि सर हमको ऑडिट करना है अपनी कंपनी का। ठीक है सर, कहाँ पे, हम यहाँ लखनऊ में हैं, इसी जगह पर काम कर रहे हैं। वो आ जाएगा, फिर वो अपना रेट वेट फिक्स हो जाएगा उनका, उसके बाद फिर वो आपके आके ऑडिट करेगा। ये पूरा एक चैप्टर है, अगर आप ऐप आपके पास डाउनलोड हो तो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री में। तो अब ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिट में वो 3-4 चीज़ें कर रहा है। एक तो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये हर चीज़ लिखी है कि नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि हर हफ्ते मीटिंग होनी चाहिए इंजीनियर्स की, सारे इंजीनियर्स में शामिल होने चाहिए। आप गए डिपार्टमेंट जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, सारे फाइल जहाँ पे है, ये हमको ज़रा सेफ्टी मीटिंग की फाइल दिखाइए। आपने देखा उसमें साल भर में 52 हफ्ते होते हैं, इसमें तो 40 मीटिंग है, 45 मीटिंग दिख रही है, बाकी मीटिंग नहीं। इसका मतलब बहुत सारी मीटिंग लोगों ने की नहीं। अच्छा, अगर की भी है तो आप देख रहे हैं कि कितने इंजीनियर्स हैं आपके वर्क प्लेस पे, 15 है। इसमें कभी 10 आ रहे हैं, कभी 8 आ रहे हैं, कभी 11 आ रहे हैं, पूरे कभी भी नहीं आ रहे हैं, या कभी 1-2 बार आए भी होंगे। इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने लिखा हुआ है अपने प्लानिंग के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, वो फुलफिल नहीं हो रही है, ये मतलब हुआ ना। और इसी की वजह से कमी आ रही है, या इक्विपमेंट्स का इंस्पेक्शन बराबर नहीं हो रहा है। हर चीज़ का डॉक्यूमेंट प्रूफ कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ही चेक करता है कि आपके प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है और फील्ड में क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारी चीज़ चेक करेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट में हो सकता है आपने बोला कि ठीक है ऑडिट होने वाला है, हर चीज़ तुम साइन करो, जल्दी साइन करो, ये पेपर साइन करो, सबको नाम लिखो, सारी रिपोर्ट बना के फाइल करते चले आ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इंडिया में तो बहुत होता है इस तरह की। आप जो है झूठी पेपर, सबको बुलाया, ये ज़रा सब साइन करो, आप सारे वर्कर्स उन्होंने साइन कर दिया, सबको ट्रेनिंग मिली है, बता कोई पूछे तो बताना हाँ ट्रेनिंग मिली है, ठीक है सर, तो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। तो ऑडिटर खाली ये नहीं करता,
कि वो डॉक्यूमेंट करके हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अब उसको वेरीफाई भी करता है, फिर वो यहाँ सारा पेपर वर्क पूरा चेक कर लिया, उसके बाद जाएगा वो फील्ड में। मसलन आप हॉट वर्क कर रहे हैं, अच्छा जी क्या कर रहे हैं, ये वेल्डिंग कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग हुई कि हाँ हुई है, अच्छा जी इसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, हज़ार्ड बताइए जरा सा। अब वहाँ पे जो उसकी ट्रेनिंग में चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पूछ ले रहा है, कंफर्म कर लेगा। हाइट पे काम कर रहे हैं, आपने हार्नेस क्यों नहीं लगा रखी, वो सब भूल गए, क्या इसकी ट्रेनिंग आपको नहीं मिली, या सुपरवाइजर जो उसने है वो वहाँ पे देख नहीं रहा है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं या लिखी हुई जो है उनको फिजिकली वेरीफाई करना, जो लिखी है वैसी हो रही कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही इसका मतलब गड़बड़ है, सिस्टम तरक्की इसीलिए कर रहा है पूरा क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये गड़बड़ इंजीनियर्स की तरफ से हो सकती है, वर्कर्स की तरफ से हो सकती है, सुपरवाइजर की तरफ से, मैनेजर की तरफ से हो सकती है, पेपर वर्क में कुछ और है, फील्ड में कुछ और है, ऐसा भी हो सकता है। तो हर चीज़ को वेरीफाई करना ऑडिट, ये ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए वो पैसा ले रहा है, लेकिन अगर अच्छा ऑडिटर तो आपकी सारी कमियां निकाल कर रख देगा। उसका काम सिर्फ कमी निकालने के लिए है। बाहर से आ रहा है, अच्छा कंपनी में ऐसा होता है कई बार कि कंपनी के में जो है आप ओनर हैं, आपके चचा या आपका भाई या आपके ये वो अलग अलग पोजीशन में है, तो बहुत से लोग डरते हैं। वो बाहर से आदमी आया अगर करने के लिए, उसको किस बात का डर, तो चचा हो गए तुम, गड़बड़ तो तुम्हारी वजह से आप लिख दे, उसने लिख दिया कि ये जो चाचा हैं यानी फला मैनेजर हैं, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये कमियां पाई गई। अब पूरी रिपोर्ट बना के उसने दी। अब आपके ऊपर है, अगर आप उस पर एक्शन लेना चाहते हैं तो सुधर जाएंगे, नहीं एक्शन खाली पेपर वर्क करना चाहें तो। लेकिन आपको वो आईना दिखा देगा। ऑडिट मीन्स आईना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एमडी को या कंपनी का जो मालिक है उसको दिखा देगा भाई हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये सुधार करने चाहिए, सब कुछ बताएगा, पूरी रिपोर्ट बनाएगा वो। ये ऑडिट, ये भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आपने पढ़ लिया पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, फिर मॉनिटरिंग, फिर इवैल्यूएशन, भूल गए आप लोग, देन ऑडिट। ठीक, तो देखिए सर्कल पूरा नहीं है, ये यहाँ से ये एरो है, ठीक है ना, चलता रहेगा कंटिन्यूस, ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं। हर साल, हर महीने, हर 6 महीने पे आप सिस्टम को इस तरह से ऑडिट करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं। अच्छा, ऑडिट करने के बाद बहुत सारी कुछ चीज़ें इसमें आपको पता लगी, कमियाँ कुछ इसमें पता लगी। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं आप, यहाँ पर एक रिव्यू मीटिंग करते हैं। रिव्यू मीटिंग में ये रिव्यू मीटिंग वीकली मंथली भी हो सकती है जो मैंने बताया आपको, और एक मेन रिव्यू मीटिंग जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के जो टॉप के जो लोग हैं वो बैठे करते हैं रिव्यू। इसमें जितनी भी चीजें हैं साल भर में जो भी कुछ हुआ है हर चीज का लिखा हो, ऑडिट हो चाहे इंस्पेक्शन हो चाहे वो मॉनिटरिंग कोई भी तरीका हो, हर चीज की रिपोर्ट्स यहाँ पर रखी जाती हैं। और यहाँ पर जो टॉप के जो लोग कंपनी के जो स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, है ना, इसमें सेफ्टी मैनेजर भी शामिल होते हैं। उसमें बैठकर फिर ये लोग इस पर यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ट्रेनिंग की कमी है या बजट की कमी है या कुछ नए लोगों की कमी है, जो कुछ भी रिसोर्सेज की कमी है वो यहाँ पर सब डिसाइड करते हैं और बहुत सारी कमियों को यहाँ पर दूर करते हैं और फिर एक नया प्लान या प्लान को फिर से रिव्यू करते हैं। अब फिर उसके हिसाब से ये फिर सर्किल चलता रहता है और इस तरह से ये सर्किल चलता रहता है और कंपनी तरक्की करती चली जाती है। जो ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम के हिसाब से काम करती है वो हमेशा आगे बढ़ती है ना। एक इसके लिए ये सिस्टम आप खुद भी बना सकते हैं या ये बहुत सारे बने बनाए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल भी है मार्केट में, जैसे ISO 45001, ये पूरा इसी तरह का सिस्टम है। इसको बनाने के लिए बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस, बहुत क्वालिटी लोग, बहुत सालों का एक्सपीरियंस, अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस, वो मिलकर पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया है ना। इस तरह के सिस्टम बहुत सारे आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अपने आप सिस्टम बनाने में दिक्कत क्या होती है कि आप चूँकि अगर क्वालिफाइड नहीं है, आप हमेशा कोशिश करते हैं जो चीज़ उन्होंने बना के पहले से रखी हुई है ना, सालों साल का एक्सपीरियंस उनके पास है, उसको उन्होंने एक सिस्टम में बना दिया है, आप उनको फॉलो करेंगे तो आसानी से पा जाएंगे। या फिर आप अपने आप बनाएंगे कुछ, आज तुम ये करो, ये करे, 6 महीने नहीं, तुम ये नहीं करो, तुम ये काम करो। अब वो हिट एंड ट्रायल चलता रहता है और उसमें लोग पीछे हटते चले जाते हैं और कुछ दिन बाद फेल हो जाते हैं। तो हालांकि बना सकते हैं आप भी, कोई ऐसा
लीगल रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको बनाना ही बनाना है, लेकिन आप सिस्टम अगर बनाते हैं, इस तरह का सिस्टम बनाते हैं या बाई इन करते हैं कुछ इस तरह सिस्टम पे सीधे लेकर आप उसमें काम करना शुरू करते हैं, तो आप पहले दिन से ही ट्रैक पे आ जाते हैं। आपके एक्सीडेंट नहीं होगा, इंसिडेंट कुछ नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, है ना, आपका रिकग्निशन होगा, आप तरक्की करेंगे। ये सब बहुत सारे फायदे हैं। ठीक, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर? पहला क्या है? पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ऑडिट एंड रिव्यू। ठीक, इसको हम टोटल को क्या कहते हैं? नहीं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअल, CONTINUAL, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट साइकिल। ठीक, क्योंकि ये चलती चली आ रही है, हर साल, हर महीने, हर 6 महीने पे ये चीज़ें होती जा रही हैं और आप सिस्टम को इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। इसका एग्जांपल इस तरह समझ लीजिए आप, मेरे ख्याल से सबसे पुरानी कंपनी है फोर्ड, जनरल मोटर्स वगैरह। तो सर हेनरी फोर्ड सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल जो उन्होंने बनाई थी गाड़ी, फोर्ड का टी मॉडल, हाँ अमेरिका की। वो जब शुरू में बनाई थी पहली बार, तो कार तो तभी बनाई थी, कार आज भी फोर्ड की चलती है। उस वाले में 3 पहिए होते थे, इसमें 5 पहिए होते हैं, ऐसे ना? क्यों? उस वक्त भी 4 थे, अभी भी 4 हैं फैक्ट्री। तो पहले वो पानी से चलती थी, अब डीजल चलती है, हैं? हाँ ये हो सकता है, लेकिन डीजल चलती है, पेट्रोल से चलती है, पहले भी चलती थी, अभी भी चलती है। बाकी इंप्रूवमेंट बहुत सारे हैं, डीजल वो बैटरी से भी चलती है, हो सकता है पानी से भी चलने लगे, लेकिन फिलहाल तो डीजल तो कंफर्म है कि पेट्रोल डीजल चलती है। ठीक, पहले की स्पीड कितनी थी जब नई बनाई होगी, आइडिया है कुछ? 25, 30, 40, 50, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी होगी तो, ठीक है ना? अभी कितने में चलती है? 200, 250, 300 तक जा सकती है। पहले आगे वो लाइट हल्की चलती थी, बस थोड़ी दूर तक दिखता था, बस 5-10 मीटर तक। अभी वो लैंप लगा दिए, अगला आदमी अंधा हो जाएगा, है ना? पहले सिंपल सी सीट थी, आज कंफर्टेबल है, जैसे चाहे एडजस्ट कर लीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे चाहे कर लीजिए उसको, कंफर्टेबल। यहाँ पहले एसी नहीं हुआ करता था, अब आपके पास एसी अलग है, उसको टेम्परेचर अलग चाहिए तो वो भी है। कार वही है, 4 पहिए, वही लाइट, है ना, वही सीट, सब कुछ सेम है। लेकिन इस साइकिल के थ्रू धीरे धीरे, पहले वो 40 किलोमीटर दौड़ती की स्पीड से दौड़ती, आज 200 की स्पीड से दौड़ती। पहले लाइट बहुत कम दिखाई देती थी, तो दूर तक नहीं देख सकते थे, अभी आप आधा किलोमीटर देख सकते हैं अगर विजन क्लियर है तो, मौसम ठीक है तो। पहले FM नहीं हुआ करता था, अभी आप उसके अंदर पूरी स्क्रीन सब कुछ हो सकता है। ठीक, दुनिया भर की ABS ब्रेक और कौन कौन से ब्रेक्स वो भी आ रहे हैं, एंटी पंचर टायर भी हो चुके हैं। ठीक, ये भी हो गया, पहले खुली थी अभी शेड हो गया बहुत। नाइट व्यू, हाँ, मतलब 1-2 चीजें नहीं है, मतलब हर चीज में इंप्रूवमेंट है। ठीक, पहले वो 1 लीटर में 5-6 लीटर जाती होगी किलोमीटर, अभी वो 20-20 किलोमीटर चली जाती है। ऑटो पायलट पे आ गया, बिल्कुल पार्किंग असिस्टेंस दुनिया भर का हो गया। तो ये जो इंप्रूवमेंट साइकिल में बताने का मतलब था कि उस गाड़ी की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कि इस तरह वो गाड़ी जो सबसे पुरानी थी, है ना, उसमें इस सिस्टम के थ्रू हर साल वो इंप्रूवमेंट होते होते, ऑडिट होते हुए, रिव्यू होते होते, चेक करते करते आज वो कहाँ पहुँच गई। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से तरक्की करती है। अगर आपके पास सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो अच्छा और उसको आप इंप्लीमेंट करें ठीक से, तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। नहीं होगा तो कोलैप्स कर जाएंगे। बहुत सारी कंपनी खुली, इसके कार मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी है। तो अगर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है, आप फोकस रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, एक्सीडेंट को रिड्यूस करेंगे, तरक्की भी करेंगे। नहीं होगा तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, पूरी कंपनी भी खत्म हो सकती है। सिस्टम समझ आ गया ना? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये पूरा है, इसी को आप डिटेल में पढ़ते चले आइए।
सकते हैं। थैंक यू।